नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और टेस्ट सीरीज इन सभी पुस्तकों से बनाई जा रही है। देखिए, ये पुस्तकें हैं और बहुत सी पुस्तकें हैं जो टेस्ट सीरीज के लिए होंगी और यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आरओ परीक्षा, एआरओ परीक्षा, यूपी पीसीएस परीक्षा, अन्य पीसीएस परीक्षाएँ, एसएससी जीएस परीक्षा हो गई, रेलवे परीक्षा हो गई, तो सभी परीक्षाओं के लिए जीएस पूछा ही जाता है। तो जीएस का यह वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना है। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इनको वरीयता क्रम में हमें अनुक्रम देना है। अग्रता क्रम में इनका क्या स्थान है। और सबसे पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। कहाँ गए? भारत का मुख्य न्यायाधीश पहले स्थान पर, चौथा नंबर पहले स्थान पर होगा। फिर उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य दूसरे स्थान पर, 4-3, देखिए सी ऑप्शन, बी ऑप्शन दोनों मिल रहे हैं। और उसके बाद आएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर दूसरे नंबर पर, सी आंसर आपका सही हो गया है। फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो 4-3-2-1 इसका क्रम होगा। सी आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक का मित्र और मार्गदर्शक होता है। तो सीएजी लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक होता है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया सीएजी को हटाने की है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और सीएजी को हटाने की प्रक्रिया एक समान है, याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1951 में संसदीय सचिव का पद पहले सृजित किया गया था, याद रखिएगा। संसदीय सचिव। प्रश्न है, एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्याग देना होगा। लड़ने से पूर्व नहीं, गलत। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंतर्गत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यह भी गलत। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। मतलब वह लड़ तो सकता है मंत्री के सांसद के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में, लेकिन यदि निर्वाचित हो गया है तुरंत फिर उसको अपनी सांसदगिरी और विधानसभा का सदस्यता छोड़नी होगी, याद की। ये सी ऑप्शन आपका सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। डीपीएसपी का अंग समान कार्य के लिए समान वेतन है। देखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। 39 में यह दिया गया है और ये 39 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यह तत्व है, मतलब अंग है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 में इसका प्रावधान किया गया है, यही मौलिक अधिकार नहीं है, बी ऑप्शन। कानून के समक्ष बराबरी, मतलब विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 बोलता है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 बोलता है। ठीक है, तो ये तीनों, पहला ए, सी और डी मौलिक अधिकार है, जबकि बी आपका डीपीएसपी का अंग है। आईएएस की परीक्षा में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था? संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। तो डी ऑप्शन इसमें देखिए सही है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो भारत में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही कह रहा है कथन सही है। संघीय प्रणाली का प्रावधान इसलिए है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके
कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र को रचना करते हैं। कारण है उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना है। हमारे देश में शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है, बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका इसमें ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत। भारत का एकमात्र राजतंत्र है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है, यह सही है। संसदीय प्रणाली भारत में लागू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारतीय जनता राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट लिखा है, हम भारत के लोग डैश डैश डैश, अंत में जो लिखा है, इस संविधान को आज दिनांक इस तारीख से अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत करते हैं। तो संविधान की शक्ति का स्रोत या फिर राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत भारत की जनता ही है। देखिए, पहाड़ी और पर्वत दिए गए और किस राज्य में स्थित हैं ये बताना है। बटेश्वर पहाड़ी आपकी बिहार में स्थित है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर में स्थित है। चिन्ह श्रृंखला आपकी मणिपुर में है। चिन्ह श्रृंखला मणिपुर मुख्यतः म्यांमार में मणिपुर तक विस्तृत है। ये धोसी पहाड़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार, हरियाणा में है। धोसी पहाड़ी हरियाणा में है, बिलारी कर्नाटक में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में आपकी सतपुड़ा है, याद रखिएगा, सतपुड़ा सबसे पश्चिम में है। फिर आपकी महादेव आती है, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। सबसे पूर्व में छोटा नागपुर आ जाता है। तो देखिए, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, बी ऑप्शन आपका सही है। पश्चिम से पूर्व क्रम मिलाया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, राज्य दिए गए हैं, राज्य की सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तो केरल की कौन सी सबसे अच्छी चोटी है? केरल में देखिए, उत्तराखंड में नंदा देवी है। दो बेटा आपकी पड़ जाएगी तमिलनाडु में। नागालैंड में सारामती हो गई। केरल में अनाईमुडी है। देखिए, केरल में अनाईमुडी है। केरल की अनाईमुडी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की दो बेटा सबसे ऊंची पर चोटी। देखिए, पश्चिमी घाट के संबंध में कथन दिए गए हैं, 3 कथन हैं। पहला कथन है, पश्चिमी घाट एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, बिल्कुल सही। इसके पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा मतलब बेसाल्ट से आच्छादित है, तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर आईएएस का प्रश्न पूछा गया है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम निकालना है। तो सबसे उत्तर में यहाँ पे नल्लमलाई पहाड़ी है। नल्लमलाई पहाड़ी सबसे उत्तर में है, नल्लमलाई। फिर उसके बाद आएगा जावदी पहाड़ी, जावदी पहाड़ी आएगा। फिर नीलगिरी सबसे लास्ट में मतलब दक्षिण में अनामलाई है। तो नलमलाई, अनामलाई, ये देखिए, नलमलाई, अनामलाई, ए और सी हो गया, ए सी डी। नलमलाई के बाद जावदी, जावदी किस में है? देखिए, सी ऑप्शन में जावदी है। नलमलाई, जावदी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। सबसे उत्तर में आपकी है नलमलाई, दक्षिण में अन्नामलाई, बीच में जावदी और नीलगिरी। आइए मैप के माध्यम से देख लीजिए। देखिए, सबसे ऊपर देखिए नलमलाई, ये पहाड़ी है। ठीक है, नलमलाई, नीलगिरी, फिर जावदी, फिर अन्नामलाई। ठीक है, ये देखिए, जावदी की पहाड़ियाँ कुछ ऊंची हैं यहाँ पर और नीलगिरी के नीचे हैं। नलमलाई उसके बाद जावदी है, गलत बोल गए, सॉरी। नलमलाई सबसे ऊपर है, नल्लामलाई सॉरी। जावदी की पहाड़ियाँ देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों से ऊंची हैं, ये देखिए ऊंची है कि नहीं, देखिए। और फिर सबसे नीचे अन्नामलाई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, गलत। मुख्य हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं। लघु हिमालय की पर्वत
परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है कथन। वाय हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है। दो राज्य याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है। आइए इतिहास के कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं। भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत और यूरोप के बीच याद रखिएगा, वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत कहाँ पहुंचा? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह में। बंदरगाह का नाम याद रखिए, कालीकट बंदरगाह में आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना था। इसके बाद वायसराय 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क बना था, जो कि पुर्तगाली था। अल्बुकर्क ने गोवा को कब और किससे जीता? 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। 1510 पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी पहली कहाँ खोली? कोचीन में खोली थी। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? डच नागरिक कार्नेलिस ढस्टमान। डचों का भारत में अंतरिम रूप से पतन किस युद्ध से हो गया? बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में, इसमें डचों का भारत में से पतन हो गया। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया, जिससे भारत में यह कंपनी आकर व्यापार कर सकती है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में ये मुगल दरबार में आता है। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आता है? 1609 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। 1608 लिखा है, 9 लिखा है, वैसे 8 होता है। जेम्स प्रथम के रूप में यह आता है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस आता है। जहांगीर के दरबार में आता है, लेकिन ये पत्र लेकर आता है अकबर राजा के लिए, है ना। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में 1615 में भेजा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली 1608 में। दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की? 1611 में मसूलीपट्टनम में दक्षिणी पूर्व तट पर अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहले 1608 में सूरत में, 1611 में मसूलीपट्टनम में। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ था और चार्ल्स को दहेज में बम्बई प्राप्त हो गया। दहेज में मिला है बम्बई। कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता नगर की नींव जाप चौरनॉक ने डाली थी। जाप चौरनॉक का नाम याद करिए। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी सूरत में ही 1668 में फ्रैंक कैरो ने खोली थी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने की। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था? अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से 1761 में छीना था। 1761 याद रखिए। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए थे, याद रखिएगा। वास्को डी गामा। गोवा दमन द्वीप की उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध संधि का क्या नाम है? पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध संधि की संधि का नाम है पेरिस की संधि, याद रखिएगा। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने
नीले पानी की नीति अपनाई। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में गोवा पर डचों ने आक्रमण किया। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बनता है। जहांगीर ने किस अंग्रेज राजदूत को खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी, जो कि 1608 में जहांगीर के दरबार में आता है। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेजी व्यापारी राल्फ फिच था। राल्फ फिच भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर है। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की। इंटरलोपर्स कौन थे? इंटरलोपर्स अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो अकबर था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। उस समय अकबर मुगल राजा था, बादशाह था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? 1954 में सौंपा था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट दी? शाइस्ता खान ने भेंट दी। मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को नवाब की पदवी दी गई। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का गवर्नर था पहले। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर गोडेहू बना। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती सर्वप्रथम भारत में की थी। मुंशी सिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? पालखेड़ा युद्ध के बाद मुंशी सिवगांव की संधि हुई। सगोला की संधि कब हुई? 1750 में सगोला की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में। 2 संधियां होती हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।